Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I'm here with a new topic which is buying an existing business. ठीक है। बेटा अभी तक हमने जो किया है पूरे कोर्स आउटलाइन और कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंगली हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपने तमाम जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। नाउ दिस वन इज आवर नेक्स्ट न्यू टॉपिक which is buying an existing business. So first of all, we must know that before buying an existing business, what the things which we have to consider first. ठीक है। Buying an existing business का पहले तो first of all मकसद क्या होता है बेटा कि आप जो हो एक बिजनेस जो रन हो रहा है ऑलरेडी और कोई उसको टेक ओवर कर ले और कोई उसको बाय कर ले, दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसमें ये होता है कि आपको जो है ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा जो है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ती और ना उसमें इतनी स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, बल्कि आपको एक जो है रन हुआ बिजनेस मिलता है जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। Here are some points which we must consider before buying an existing business. So first one is the right type of business for sales in the market in which you want to operate. सबसे पहले तो आपको ये कंसीडर करना होता है कि जो बिजनेस आप यू आर गोइंग टू बाय, तो ये बिजनेस क्या अच्छा बिजनेस है और इसकी मार्केट में वर्थ है। ऐसा तो नहीं है कि आप इसको टेक ओवर कर लो उसके बाद फिर इसकी मार्केट ही खत्म हो जाए। ठीक है। जैसे अब जो है टेलीविजन की मैं बात करूँ, हो सकता है कि मैं कोई ऐसी कंपनी बाय कर लूँ जो टेलीविजन जो है वो मैन्युफैक्चर करती हो, जबकि अब तो एलईडी और एलसीडी का जो है वो आ रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मुझे इस चीज़ को थिंक करना होगा, सोचना होगा। वी मस्ट थिंक अबाउट इट दैट द टाइप ऑफ बिजनेस विच वी आर गोइंग टू buy, is it valid or is it right for the competitive market or not. ठीक है। The second one is what experience do you have in the particular business or industry in which it operates. ठीक है। आपका अपना क्या इसमें जो है एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर बिजनेस में जिसको आप बाय करने जा रहे हो, उसमें आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है। बेटा एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मस्ट होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट ना कर लिया जाए कि जिसकी आपको कोई नॉलेज ही ना हो और आप जो है उसको चाह रहे हो कि बस इसको मैं अभी बाय कर लेता हूँ, बाद में नॉलेज तो खुद ही आ जाएगी और एक्सपीरियंस खुद ही हो जाएगा। ठीक है। तो यू शुड नॉट डू नेवर डू एनीथिंग लाइक इन दैट वे। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस वॉट एवर द बिजनेस। कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में आपको एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो, उसकी नॉलेज हो, देन यू मस्ट बाय इट, बट अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है। The third one is how critical is experience in the business to ultimate your success. ठीक है। कि उसमें क्या क्रिटिकलिटीज हैं और क्या एक्सपीरियंस आपको फेस करना पड़ेगा ताकि आप जो हो इन फ्यूचर उसको सक्सेसफुल बना सको। आपको उसमें क्या चार्मिंग नज़र आ रही है कि आपको लगता है कि ये बिजनेस अगर मैं बाय कर लूँ तो इसमें आगे इन फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है और मैं बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ। व्हाट इज़ द कंपनीज पोटेंशियल फॉर सक्सेस। ठीक है। क्या पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़, कोई तो ऐसी चार्मिंग होगी ना जो आपको इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट कर रही है कि यू मस्ट बाय दैट टाइप ऑफ बिजनेस और पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है। क्यों नहीं जा रहे आप किसी और बिजनेस की तरफ। तो इसमें हो सकता है कोई आपका एक्सपीरियंस मैटर करता हो कि इस पर्टिकुलर ब्रांड और इस पर्टिकुलर बिजनेस में ही आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या आपको लगता है इसका स्कोप बहुत अच्छा है। ठीक है। या आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो इस बिजनेस को और ज़्यादा जो है फ्लोरिश कर सकती है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। व्हाट चेंजेस विल यू हैव टू मेक एंड हाउ एक्सटेंसिव विल दे हैव टू बी रियलाइज टू द बिजनेस पोटेंशियल। ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो अगर इसमें से ऑल्टर कर दी जाए, चेंज कर दी जाए, तो ये बिजनेस और ज़्यादा जो है वो फ्लोरिश हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप करेगा ये। ठीक है। सक्सेसफुली जो है हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। आपको ऐसी कौन सी सिनेरियोज हैं वो आपको इसमें कंसिडर करने पड़ते हैं। What price and payment methods are reasonable for you and acceptable to the seller. ये भी आपको देखना पड़ता है कि आप जो आपको बिजनेस पसंद आ गया, आपको लगता है इसमें बहुत अचीवमेंट है, सब कुछ समझ में आ गया, अब आप आती है प्राइस पेमेंट की बातें। ठीक है। तो ऐसी प्राइस और पेमेंट होनी चाहिए जो दोनों पार्टीज के बिटवीन जो है वो एग्रीड हो। आप जो प्राइजेस जो है जिसमें आप पे करना चाह रहे हैं, सेलर्स भी उसको एक्सेप्ट करना चाहता हो, जो मूड से आप पेमेंट का जो है उसको क्राइटेरिया बता रहे हो, सेलर भी उस पर एग्रीड हो, तो ये टर्म्स भी आपकी जो है वो मैच होनी चाहिए और ये इसमें भी एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। विल द कंपनी जनरेट सफिशिएंट कैश टू पे फॉर इटसेल्फ एंड लीव यू विद अ सुटेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये भी देखना चाहिए कि ये जो कंपनी आपको जो है वो सेल आउट करके जा रही है पर्टिकुलर बिजनेस, वो खुद उसकी अर्निंग क्या थी।
ठीक है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है पूरे साल का, ठीक है। ऐसा तो नहीं है वो जस्ट इतना ही अर्न करती है कि वो अपने जो है वो क्या जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर सके, अदरवाइज वो उसका रेट ऑफ रिटर्न हाई ही नहीं है, या उसने जो है वो डेट ज़्यादा लिया हुआ है लेकिन उसका उस डेट की अमाउंट को जो इन्वेस्ट किया है वो उसने प्रॉफिटेबल जो है वो प्रोजेक्ट में नहीं किया है, जिसकी वजह से उसको रिटर्न जो है ऑन द इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो मिल रहा है, और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हिट कर रही है, हर्ट हो रही है। तो ये तमाम सिनारियोज देखने पड़ते हैं बेटा। शुड यू बी स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड बिल्डिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड अप रेदर देन बाइंग एन एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। तो आप ये चाहते हो, अगर देखिए दो सिनारियोज होते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं, ठीक है। अब आपके पास है, आपको कंसीडर करना है कि आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो है वो बाय करना है या फिर आपको अपना बिजनेस जो है बनाना है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर होता है, आप इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर उसके बाद आप कंक्लूजन पे आते हो कि आप के लिए क्या बेस्ट होगा। अगर ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, तो उसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं वो भी आपको कंसीडर करने होते हैं, और ये भी कंसीडर करना होता है कि डीमेरिट्स ज़्यादा तो नहीं है जो कि जो है मेरिट से भी बहुत ज़्यादा हो और आपको बाद में लॉस फेस करना पड़े। तो ये तमाम सिनेरियोज को देखते हुए फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना होता है। तो जब भी कभी आप कोई भी ऑनर जो होता है, एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई बिजनेसमैन है, जब वो बाय करता है कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो उसके बैक एंड पे उसने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को जो है वो कंसीडर किया होता है। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जो वो कंसीडर करते हैं, लेकिन इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस टाइप, ठीक है। वो तमाम जो है वो वेरी करते हैं वो पॉइंट्स बिजनेस टाइप से, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए हैं ये तमाम बिजनेस के लिए कंसीडरेबल होते हैं। ये हर बिजनेसमैन को जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने जा रहा होता है, ही मस्ट कंसीडर दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स टू, ठीक है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों के, हर तमाम चीज़ों के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। इन दिस वे देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो अगर मैं देखूं तो नंबर 1 है सक्सेसफुल एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफन कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। इसमें एडवांटेज ये बता रहे हैं कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करते हो और वो बिजनेस एक ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस है, तो उसके जो है चांसेस ये होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके चांसेस ये होते हैं कि वो इन फ्यूचर भी जो है वो सक्सेसफुल ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है परचेजिंग अ थ्राइविंग बिजनेस एट अ रीजनेबल प्राइसेस इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ द सक्सेस। तो इन दिस वे क्या होता है बेटा कि जब आप उस पर्टिकुलर बिजनेस जो बहुत ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसमें जब अपनी एफर्ट्स करते हो और चेंजिंग करते हो और उसको बेटर करने की कोशिश करते हो, इन दिस वे यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू इट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज सुपीरियर लोकेशन। आपका बिजनेस जो आपने बाय किया है एग्जिस्टिंग बिजनेस, वो इतनी अच्छी जगह पे जहाँ से मार्केट भी करीब है, जहाँ से रॉ मटेरियल वाले जो मार्केट है वो भी करीब है, जहाँ से जो है सेलिंग मार्केट भी करीब है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो है तमाम रिक्वायरमेंट जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइक इलेक्ट्रिसिटी और गैस एंड वाटर सप्लाई, तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल है इजीली। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये लोकेशन तमाम देखने के बाद आपने बोला कि नहीं भाई यहाँ पर ये एडवांटेज है और ये बाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस हमें यहाँ पर ये वाला करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है। ये एक सुपीरियर लोकेशन पे है, एक ये आइडियल लोकेशन पे ये बिजनेस जो एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये बिजनेस ज़रूर बाय करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है उन बिजनेसेस का जो ऑलरेडी बहुत सुपीरियर लोकेशन पे लोकेट होते हैं और आपको जस्ट उसको खरीद कर उसको और फर्दर कंटिन्यू करना होता है। तो इसमें आपको इन तमाम चीज़ों की हर्डल्स नहीं आती कि आपको जो है बेसिक जो भी आपकी मार्केट्स हैं उनसे उनका कॉस्ट को जो है हाई कॉस्ट को बेयर करना हो, या फिर जो है बेसिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई की, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। तो इस तरह से ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल होती हैं जब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो कि मार्केट बहुत करीब हो, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो इजीली, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। तो ये अगर ये तमाम चीज़ें एक आइडियल लोकेशन में मौजूद हैं तो इट इज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। नाउ द एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स आर इन प्लेस। एक एडवांटेज ये भी होता है एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने का, क्योंकि बेटा वो ऑलरेडी बैक एंड से चलता हुआ आ रहा होता है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज सप्लायर्स सब जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जानते हैं, उसकी प्रोडक्ट से जो है अवेयर होते हैं,
और उसका एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है मार्केटिंग की और जो है उस प्रोडक्ट को जो है अगेन जो है इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। एज इट हियर इज रिटन, एन एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज who can help the new owner through the transition phase. Experienced employees enables the company to continue to earn money while a new owner learns the business. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज आपके ऑलरेडी आपके पास होते हैं, वो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होता है, तो आप ये तो नहीं करते कि उस बिजनेस के तमाम स्टाफ को निकाल के फिर न्यू हायरिंग करो। आप बल्कि क्या करते हो, उसमें जो आपके पास प्री एम्प्लॉयज होते हैं जो ऑलरेडी बहुत एफिशिएंट होते हैं, आप उनको रहने देते हो और जो है बाकी फिर आप हायरिंग और रिक्रूटिंग करते हो। ठीक है, तो इससे आपको एडवांटेज ये होता है कि आपको जो है एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज ऑलरेडी आपके पास होते हैं, आपको उनको फाइंड आउट नहीं करना होता। ठीक है, in addition an existing business has an established set of suppliers with a history of business dealing। और इसी के साथ साथ होता ही है, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो वो एक ऑलरेडी सेटअप हुआ बिजनेस है और मैन्युफैक्चरर बिजनेस है, तो वहाँ पर सप्लायर्स भी मौजूद हैं ऑलरेडी, तो आपको जस्ट उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है, आपको ये जानना होता है कि भाई उनकी क्या हिस्ट्री है और वो कितने एफिशिएंट है, और इस तरह से आपकी ये वाली कॉस्ट भी कर्टेल हो जाती है और आपको इसका भी एडवांटेज होता है कि आपको बहुत अच्छे सप्लायर्स जो हैं ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नाउ इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट विद नॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा, अब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वहां पर जाहिर सी बात है तमाम फिक्स्ड एसेट्स जो हैं इंस्टॉल्ड हुए हुए होंगे, सही है, प्लांट्स वगैरह जो है उसकी नो हाउ होगी लोगों को, ये कोई ऐसी न्यू चीज नहीं होगी जिसको आपको इंस्टॉल करने के लिए किसी आउट ऑफ कंट्री से किसी इंस्टॉलर को बुलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पास ऑलरेडी तमाम इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड हुए हुए होते हैं, जिसकी एम्प्लॉयज को जो है वो कैपेसिटी मालूम होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज नो हाउ होती है, हाउ टू ऑपरेट इट, ये सब पता होता है, तमाम कंडीशंस पता होती हैं। तो ये एक और एडवांटेज होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने का, कि यहाँ पर आपको जो है इन तमाम चीज़ों में ना कॉस्ट लगानी पड़ती है, ना ही आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है, और कोऑर्डिनेशन इसमें टाइम वेस्ट करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री इन प्लेस। The proper amount of inventory is essential to both controlling cost and generating adequate sales volume। जैसे आपको पता है कि इन्वेंट्री प्लेस का मैंने आपको एक दफा और भी बताया था कि वेयर हाउस में जो है ज्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा इन्वेंट्री होना भी लॉस है, कॉस्ट हाई हो जाती है, और अगर कम है एज पर द रिक्वायरमेंट तो भी वो बहुत बड़ा इश्यू होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक वेयर हाउस में इतनी ज्यादा बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल है जितना आपको अभी राइट नाउ आपको जो उसकी डिमांड नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट को हाई कर रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसों का रॉ मटेरियल खरीद के रख रहे हो, जबकि आपको इस टाइम पे उतने उस कॉस्ट को जो है कहीं और अवेल करना चाहिए, कोई और प्रोजेक्शन में डालना चाहिए था, है ना। तो ये भी एक डिमेरिट होता है, और दूसरा डिमेरिट ये कि वेयर हाउस में आपके पास रॉ मटेरियल इतनी कम क्वांटिटी में जितना आपको चाहिए था उससे कम है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन प्लेस का मतलब ये है कि वेयर हाउस में आपको पता होता है बाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस में कि आपको कितनी जो है इन्वेंट्री वो रखनी चाहिए, और कितनी जो है अगर आप रखोगे तो वो एक्सेस हो जाएगी, और कितनी अगर आप रखोगे तो वो लेसर पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों के पास पहले ही कैलकुलेटेड होती हैं। तो कोई भी पर्सन जब न्यू बिजनेस जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो बाय करता है, तो उसके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होते हैं इन तमाम चीजों के, तो इसमें उसको एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा बेयर नहीं करने पड़ते। Now there is a trade credit established. Previous owners have established trade credit relationship with vendors that can benefit the new owners. The business provoking track records give the new owner leverage in negotiating favorable trade credit terms। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट टर्म्स क्या होती हैं बेटा? ट्रेड क्रेडिट टर्म्स ये होती हैं कि भाई आपसे सप्लायर ने जो है खरीदी है कोई चीज, लेकिन उसने क्योंकि क्रेडिट पे खरीदी होती है, ठीक है, तो आप उसके साथ क्रेडिट टर्म्स जो है वो शेयर करते हो कि ठीक है, आप अगर लेट सपोज आफ्टर 1 मंथ जो है अगर आप अपनी अमाउंट पे ऑफ करोगे तो आप जो है आपको फुल अमाउंट पे करनी होगी, बट अगर आप जो हो 10 डेज में अपनी अमाउंट पे करते हो तो आई विल ऑफर यू 10% डिस्काउंट। ठीक है, अगर इस तरह का कोई डिस्काउंट आपको दे रहे हैं तो दैट इज टाइप ऑफ ट्रेड टर्म। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट टर्म ये कहलाती है, जिसमें आपको एक कंडीशन दी जाती है कि अगर आप जितनी जल्द से जल्द जो है अपने क्रेडिट को फुलफिल करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेटअप होती है, इसको आपको इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है, वेंडर से आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बना हुआ होता है प्रीवियस ओनर का, तो आप बस उसमें आके इनपुट हो जाते हो। अदरवाइज ये है कि थोड़ी बहुत निगोशिएशन हो जाती है, निगोशिएट कर दिया जाता है फेवरेबल ट्रेड क्रेडिट टर्म्स पे, और इसके अलावा आपको ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ये तमाम जो है आपके एडवांटेजेस होते हैं किसी भी बिजनेस के, जब भी वो बाय करने जाते हैं
तो ये तमाम वो एडवांटेजेस होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं पहले से कि भाई ये आप अगर न्यू बिजनेस ओपन करोगे तो आपको जो है ये तमाम चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी, बट अगर आप ये एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करोगे तो ये तमाम चीज़ें आपको ऑलरेडी हुई हुई मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जितने एडवांटेजेस होते हैं उसी हिसाब से जो है डिसएडवांटेजेस भी होते हैं तमाम कंपनीज के, और किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो अभी तक तो हमने एडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, अब मैं जो है वो डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट वन है द बिजनेस इज लूजिंग मनी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में सबसे नंबर 1 पॉइंट है द बिजनेस इज लूजिंग मनी। A business may be for a sale because it is struggling, the owners wants out. In these situations, a prospective buyer must be worried. Business owners sometimes attempt to disguise the fact and employ creative accounting techniques to make the company's financial picture appears much brighter than it really is. ठीक है। अच्छा, बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बिजनेस में कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसको प्रीवियस ओनर जो होता है या सेलर जो होता है वो छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में भी वो मिस एप्रोप्रिएशन करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको लुकिंग वाइज तो लग रहा होता है ये बिजनेस बहुत चार्मिंग है, ये मुझे बहुत प्रॉफिट देगा, इसके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा न्यू है और जो है वो डेप्रिशिएट ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट एक्चुअली रियल में ऐसा नहीं होता, उसने ये सब चीज़ें मिस एप्रोप्रिएट की हुई होती हैं, मिस रिप्रेजेंट की होती हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है और केस होता है तो इस केस में आकर फिर आपको जो है अपना अमाउंट जो होता है, मनी जो होता है वो आप लॉस कर जाते हो, क्योंकि आपका बिजनेस फिर आगे फर्दर अच्छे से चल नहीं पाता, उसमें आपको और ज़्यादा फर्दर कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। सेकेंड इज पेइंग फॉर इल विल। इल विल, गुडविल का नाम सुना है? गुडविल का नाम मतलब ये होता है किसी भी ब्रांड का कोई नेम बहुत अच्छा चल रहा हो, ब्रांड के नाम से ही हर चीज बिकती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, यानी मशहूरियत, फेमस, फेमस होना, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड गुडविल। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी के नाम से आप ये सोचो कि नहीं इस ब्रांड का तो हमें लेना ही नहीं है, ये ब्रांड तो बहुत ही बेकार है, ठीक है, अगर ऐसी कोई विल है तो इट इज कॉल्ड इल विल, ठीक है, जिसमें जो है आपको बताए कि आप फेमस आप जो है आपकी पॉजिटिविटी नहीं है बल्कि नेगेटिविटी है, ठीक है। जस्ट एज साउंड बिजनेस डीलिंग कैन क्रिएट गुडविल, इम्प्रॉपर बिजनेस बिहेवियर और अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैन क्रिएट इल विल, ठीक है। अ बिजनेस may look great on the surface, but customer, supplier, creditor, or employees may have negative feelings about their dealing with it, ठीक है। ना सप्लायर सेटिस्फाई है, ना कस्टमर सेटिस्फाई है, ना क्रेडिटर सेटिस्फाई है, ना एम्प्लॉयज स्टाफ सेटिस्फाई है, ठीक है। उनके लिए नेगेटिव फीलिंग है इस बिजनेस के लिए, बट फिर भी आपने वो गलती से खरीद लिया है बिजनेस, उसकी इल विल थी, तो इस कंडीशन में भी आपको ये डिसएडवांटेज देगा, ठीक है, आपकी कॉस्ट बढ़ाएगा, हो सकता है कि आप ये बिजनेस रन अप कर ही ना पाओ इन फ्यूचर, ठीक है। तो too many business buyers discover after the sale that they inherited undisclosed credit problems, poor suppliers relationship and other problems created by the previous owner, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे बिजनेस देखने में आए जिन्होंने एग्जिस्टिंग बिजनेस जब बाय किया तो उन्हें ये तमाम इश्यूज देखने को मिले कि उनका और सप्लायर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, या जो सप्लायर ऑलरेडी थे वो एफिशिएंट नहीं थे, ठीक है, या फिर क्रेडिट इश्यूज थे, उन्होंने लोन्स इतने डेट में थे वो उन्होंने डेट को जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया था, ठीक है, या फिर स्टाफ जो है वो उनका इनएफिशिएंट हो, ठीक है, और उन्होंने एक्सपोज ये किया हो कि हमारा स्टाफ बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, अपनी तमाम डेप्रिसिएशन को उन्होंने हाइड करके रखा हुआ हो, अपने लोन्स को हाइड करके रखा हुआ हो। तो इस तरह से क्या होगा, ये पेइंग ऑफ इल विल हो जाएगा कि आपने जो है अपनी अमाउंट एक ऐसी इल विल में लगा दी है जहां से आपको कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी बल्कि आप फर्दर लॉस में चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन। जैसे यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री लोकेशन थी, यहाँ पर अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन है, इसका मतलब भी वही है कि उसके अपोजिट होगा वाइस वर्सा, कि ऐसी जगह पे लोकेट हो जहाँ से मार्केट बहुत दूर हो, वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल ना हो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई ना हो, रॉ मटेरियल ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वर्स्ट हो वहाँ पर, इस टाइप की अगर लोकेशन है, या फिर वो जो है बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया से करीब हो, ठीक है, और बहुत नॉइजी एरिया हो, इस टाइप के एरियाज होंगे तो क्या होगा, ये अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन होगी। कोई भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसे सफ़र करना पड़े, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो और उसके अलावा भी उसे बहुत
फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़े, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि आप ऐसी जगह पे बिजनेस जो है वो बाय कर लो, ऐसा एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय कर लो जो कि जिसकी लोकेशन जो है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल ना करती, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज में एक और है ऑब्सोलेट इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि उन्होंने आपसे यही नहीं बताया हुआ कि आपके जो फिक्स एसेट है, जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है उसकी वो बहुत हाई है और वो फिक्स एसेट जो है वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है। ये आपसे डिस्क्लोज करके रखा, आपको ये बताया हो कि ये अभी न्यू है और ये इसकी डेप्रिसिएशन लाइफ, इसकी यूजफुल लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हालांकि जब आप इसको रियलाइज़ करो तो आप देखते हो कि वो ऑब्सोलेट इक्विपमेंट है, ठीक है, उसकी वो डेप्रिशिएट फुली हो चुका है, अब उसको ऑब्सोलेट करना है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है किसी भी बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने का, कि आपके जो फिक्स एसेट है, जो प्लांट्स वगैरह उसमें लगे हुए, वो बहुत जल्दी जो है वो ऑब्सोलेट होने वाले हैं और आपको एक ह्यूज कॉस्ट जो है उसके ऊपर भी बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। द चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी न्यू ओनर के लिए कि जब वो एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करता है तो जो उसका स्टाफ होता है ना, वो क्या करता है कि वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग सर्विसेज कर रहा होता है, ठीक है। वो अपने वर्क परफॉर्मेंस उसी की तरह रखता है। अब जब न्यू ओनर आकर उससे चेंजिंग की डिमांड करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट हो जाता है ओनर के लिए कोई न्यू चेंजिंग को इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। तो ये जो इशू है ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ ईजियर टू प्लान फॉर चेंज देन इट इज़ टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। Method, policies and procedures the previous owner used in the business may have established precedent that new owner find it difficult to modify, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास डिसएडवांटेज थे फॉर एक्वायरिंग और बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। नाउ हियर आर सम स्टेप्स ऑफ एक्वायरिंग अ बिजनेस। कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए फिर उसके बाद, यानी कि हमने जब पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि हमें जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि भाई एग्जिस्टिंग बिजनेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं, देन हमने पढ़ा कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें एक्वायर करना है एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो व्हाट आर द स्टेप विच वी मस्ट फॉलो फर्स्ट एंड देन वी विल बाय द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ओके। सो फर्स्ट वन इज कंडक्ट अ सेल्फ इन्वेंट्री ऑब्जेक्टिवली, analyzing skills, abilities, and personal interest to determine the type of business that offer the best fit, ठीक है। आपको पर्सनली जाके इन्वेंट्रीज को चेक करना चाहिए, वेयर हाउस में हर ऑब्जेक्ट को चेक करना चाहिए, फिक्स एसेट को चेक करना चाहिए, एम्प्लॉयज की स्किल को चेक करना चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको चेक करनी चाहिए। डेवलप द क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया दैट डिफाइन द आइडियल बिजनेस फॉर यू। आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आप एक आइडियल बिजनेस के में जो चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें इनपुट करो। देन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट दैट मीट योर क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें आप वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स की फीचर्स लिखो जो कि आपको लगता है कि आपका जो गोल है, आपका जो क्राइटेरिया है उसको मीट कर सकते हैं, ठीक है। The fourth step is deeply investigate the potential acquisition targets that meet your criteria. Investigate करना बहुत important है, personally जाके investigate करो, legal authorities से investigate करवाओ, ठीक है। This is due diligence process involves practical steps such as analyzing what financial statement, यानी पहले आपको क्या चाहिए, कोई जो है वो ऑथराइज पर्सन जो होता है या कोई एफिशिएंट पर्सन जो है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करवाओ, कोई मिसरिप्रेजेंटेशंस तो नहीं है, इस चीज को जो है वो कंसीडर करवाएं। मेकिंग सर्टेन दैट द फैसिलिटीज आर स्ट्रक्चरली साउंड, कि आप ये कंफर्म करवाएं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रही है आपको तो क्या एक्चुअली ऐसा ही है। द गोल इज टू मिनिमाइज द पिटफॉल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट अराइज व्हेन बाइंग एनी बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं, फर्दर और भी स्टेप्स हैं इसके। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोर वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर बाइंग दी बिजनेस, ठीक है। अच्छा, वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग फंक्शंस देखें, ऑप्शंस देखें आपके, और किस तरीके से आप जो है एक बिजनेस को बाय कर सकते हो, ठीक है। नेगोशिएट अ रीजनेबल डील विद एग्जिस्टिंग ओनर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर आपको डील करनी होती है, जैसे एग्जिस्टिंग जो भी ऑनर है जो अब चले जाएंगे और उसके बाद आप इस बिजनेस को टेक ओवर करोगे, तो उनसे डील करना होता है, आपको निगोशिएट करना होता है इन टर्म ऑफ पेमेंट्स और प्राइस एक्सेट्रा. सो यू मस्ट कंसीडर इट और डिस्कस इट एट दैट टाइम ऑफ एक्वायरिंग. ठीक है. इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ ओनरशिप. ठीक है, आपको जो है स्मूथ ट्रांजिशन करनी चाहिए ओनरशिप की. ठीक है. So these are the steps of acquiring a business. Now there are some legal aspects of business buying an existing business. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको legally भी consider करनी चाहिए जब भी आप whenever you want to buy a existing business. ठीक है. First one is lien. Creditors claim against an asset. ठीक है, हो सकता है क्रेडिटर्स जो है वो क्लेम कर दे एसेट्स के अगेंस्ट. ठीक है. बल्क ट्रांसफर. प्रोस्पेक्ट बिजनेस बायर फॉर द क्लेम अनपेड creditor might have against a company's asset. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, बल्क ट्रांसफर करना होता है. जो बिजनेस बायर होता है वो क्या करता है, अगर उसके ऊपर ये क्लेम हो जाता है क्रेडिटर की तरफ से कि उसने अमाउंट पे नहीं की है जो भी वॉट एवर, तो वो उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, उस एसेट को. कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट बायर्स एबिलिटी टू अज्यूम राइट अंडर सेलर्स एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. बायर्स की एबिलिटी होती है कि वो अज्यूम करे तमाम राइट्स को जो सेलर्स के होते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में और वो उसको साइन करे. ठीक है. रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट. अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट में यहाँ से मुराद है नॉट टू कॉम्पीट की, कि अगर कोई सेलर सेल कर रहा है अपना बिजनेस तो वो इसके साथ ये भी एग्रीमेंट करेगा कि वो इसके साथ जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के तक जो है और जियोग्राफिकल एरिया के लिए अकॉर्डिंगली जो है वो उसके साथ कंपटीशन नहीं करेगा, दूसरा कोई अनदर वन बिजनेस नहीं लेकर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि एग्जिस्टिंग ओनर को इसकी तमाम लूप होल्स पता है, वो इनको अच्छे से जो है वो डिफीट कर सकता है. ठीक है, इन द मार्केट. सो दैट्स व्हाई दे आल्सो गेट एन एग्रीमेंट दैट डू नॉट कम्पीट विद ईच अदर. ठीक है. ऑन गोइंग लीगल लाइबिलिटीज में जो है हमारे पास फिजिकल प्रेमिसेस आ जाती हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटीज आ जाती हैं एंड लेबर रिलेशनशिप आ जाती है. ठीक है. ये वो लाइबिलिटीज हैं जो ऑन गोइंग रहेंगी, जब तक बिजनेस है चलता रहेगा. ठीक है, चलती रहेंगी. अच्छा, नाउ हियर इज द अनदर वन, फ्रेंचाइजिंग. जब हम एग्जिस्टिंग की बात करते हैं, जब कि न्यू बिजनेस एग्जिस्ट करता है और उसको जो है हम बाय कर रहे हैं, तो इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है, फ्रेंचाइजिंग. बेटा आपने देखा होगा डिफरेंट फ्रेंचाइजेस हैं डिफरेंट ब्रांड्स की. आपने जोंग की फ्रेंचाइज देखी होगी, टेलीनॉर की फ्रेंचाइज देखी होगी. इसी तरीके से अगर मैं फूड एरियाज में आ जाऊं तो आपने देखा होगा डिफरेंट जो है आपके पास फ्रेंचाइज होती हैं, KFC's की हैं, मैकडोनल्ड की हैं. सही है. तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है. तो व्हाट इज द फ्रेंचाइजिंग? अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, जो कि क्या कहलाते हैं, फ्रेंचाइजीज, पे फीस एंड रॉयल्टी टू द पेरेंट कंपनी, जो कि क्या कहलाते हैं, फ्रेंचाइजर, in return for the right to become identified with its trademark, to sell its product or services, and often to use its business format and business system. अब फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, जो फ्रेंचाइजीज होती हैं जो कि एक फ्रेंचाइज खरीदती हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड का, नेम का. फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ले लेती हूँ, मैकडोनल्ड. ठीक है. मैकडोनल्ड की जो है फ्रेंचाइज खरीदी एक नॉर्मल इंडिविजुअल ने, तो उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है तो उसने ये कहा कि मैं आपको फीस भी पे करूंगा, रॉयल्टी जो आपकी है उसकी भी अमाउंट पे करूंगा. सही है. तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस तो होती हैं जो फ्रेंचाइजर जो होता है, जो पेरेंट कंपनी होती है, वो आपको बताती है और यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन दैट. ठीक है. इसका एक एडवांटेज ये भी होता है बेटा कि आपको जो है एक ब्रांडेड नेम मिल जाता है, लोगो मिल जाता है विदाउट एनी एफर्ट, और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो उस ब्रांड के अंडर नेम जो है वो सेल आउट होने लगता है. ठीक है. इसी तरह इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको हाई फीस जो है वो पे ऑफ करनी पड़ती है. ठीक है. टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग दो तरह की होती हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग फर्स्ट वन एंड प्योर फ्रेंचाइजिंग इज सेकंड वन. प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग में कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजर लाइसेंस a franchisee to sell its product under the franchisor's brand name and trademark through a selective limited distribution network. ठीक है. फर्स्ट वन में क्या होता है, फर्स्ट वन में ये होता है कि फ्रेंचाइजर्स जो है लाइसेंस उनको दे देते हैं फ्रेंचाइजी को कि आप ये सेल करोगे ये प्रोडक्ट, और ये इतनी पर्टिकुलर एरियाज में करोगे, इससे ज्यादा आप आगे आपकी बाउंड्री खत्म हो जाती है, आप इसके आगे नहीं करोगे. ठीक है. और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है आपको सेल करना है. ठीक है. प्योर फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, सिस्टम ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन विच अ फ्रेंचाइजर सेल्स अ फ्रेंचाइजी अ कंप्लीट बिजनेस फॉर्मेट एंड सिस्टम. ठीक है. उसमें क्या होता है, वो पूरा कंप्लीट बिजनेस फॉर्मेट दे देती है कि आपको जहां करना है, किसी को भेजना है, आपका कोई ज्योग्राफिकल एरिया लिमिटेड नहीं है, आप अनलिमिटेड है, आप जहां पर भी भेजो.
और जो है उसके तमाम रूल्स रेगुलेशंस, उसकी जो भी फॉर्मेट होता है, बिजनेस फॉर्मेट होता है, तमाम फॉलो करना लेकिन ज़रूरी होता है। जो भी जो पेरेंट हेड ऑफिस है वो जो कहेगा उसी हिसाब से होगा तमाम चीज़ें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्योर फ्रेंचाइजिंग में तमाम लोग अपने काम खुद कर रहे होते हैं। ठीक है। मेरिट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपेंशन। कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपेंशन में क्या है बेटा कि आपको क्या होता है, फ्रेंचाइजीज हैंडल द रिसर्च एंड फंडिंग फॉर आउटलेट इन योर चेन, which means you do not have to spend your own capital or request additional funding from bank or investor in order to grow your business। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपेंशन हो जाती है। यहाँ पर ना आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, मार्केटिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास जो ब्रांड नेम होता है वो इतना अच्छा होता है कि आपको फर्दर उसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपकी कॉस्ट कर्टेल होती है। ठीक है। और इसके अलावा आपकी एफर्ट्स भी नहीं लगती है, आपके आइडियाज़ भी नहीं चाहिए होते। ठीक है। एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू किस तरह से हो जाता है बेटा का, एज द फ्रेंचाइजर्स यू विल रिसीव एडिशनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ ऑनगोइंग रॉयल्टी पेड बाय योर फ्रेंचाइजीज। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हेड ऑफिस है, फ्रेंचाइजर है, उसको एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल जाता है। मतलब क्या होता है कि फ्रेंचाइजीज जिन्होंने फ्रेंचाइज खरीदी होती है उनके नाम पे, वो उनको मंथली पेमेंट भी कर रहे होते हैं और रॉयल्टी की पेमेंट भी हो रही होती है। तो इस तरह से जो है एक्चुअली उनका पर्पस अगर मैकडोनल्ड बर्गर का बर्गर प्रोवाइड करना है, तो इसके अलावा उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग अदर क्या हो गई कि वो रॉयल्टी के पैसे भी ले रहे हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज से। ठीक है। एक्वायरिंग टैलेंटेड मैनेजर्स। अच्छा, टैलेंटेड मैनेजर्स का मतलब ये है कि अगर मैकडोनल्ड खुद अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन करता, ठीक है, और वहां पर सैलरीड पर्सन के तौर पर मैनेजर्स बिठाता, तो वो इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जो है उनको सैलरी उनकी मिल जाएगी। ठीक है। जबकि फ्रेंचाइजी जो होते हैं वो एक तरह से एंटरप्रेन्योर का काम कर रहे होते हैं, और उनको ये पता होता है कि वो जितनी एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर पाएंगे, इसलिए वो और ज़्यादा टैलेंटेड वे में जो है अपना काम करते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेंचाइजिंग करने में। Scalability. Depending on your need and goals, you can customize your franchise agreement to focus on large volume national growth or low volume regional growth। ठीक है। आपके ऊपर होता है कि आप कितना स्केलिंग करना चाहते हो, आप फ्रेंचाइजीज ज़्यादा बनाना चाहते हो, कम बनाना चाहते हो, उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आपकी फ्रेंचाइज जो है पूरे कंट्री के वर्ल्ड वाइड हर जगह कंट्री के जो है हर एरिया में मौजूद हो, और जो है हर कोई आपको जानता हो, हर कोई आपसे अवेयर हो। ठीक है। आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं एक फ्रेंचाइजिंग के। नाउ हियर आर सम डिमेरिट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। फर्स्ट वन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक फ्रेंचाइज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पैसों की, वक्त की, और जो है क्या नाम है, इसके अलावा उनको फॉलो करना होता है तमाम उन इंस्ट्रक्शन को जो फ्रेंचाइजर्स ने दी होती है। इट इज़ वेरी बिग टास्क फॉर एनी फ्रेंचाइजी। तो ये बहुत बड़ा बिग टास्क होता है, तो और इसको मीट करना बहुत ज़रूरी होता है, और अदरवाइज नहीं करोगे तो फिर वो फ्रेंचाइज जो होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ डिमेरिट ऑफ अ फ्रेंचाइजिंग। नाउ द लेस कंट्रोल। होता ये है फ्रेंचाइजिंग में कि कोई भी फ्रेंचाइज अगर आपने खरीदी और आप फ्रेंचाइजी हो, ठीक है, तो आपको जो है वो आपके ऊपर लेस कंट्रोल होता है। आपको फॉलो करना होता है हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन को, जो पेरेंट कंपनी होती है उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। और योर फ्रेंचाइज आर स्टिल इंडिपेंडेंट बिजनेस एंड नेगोशिएशंस मे बी नेसेसरी। ठीक है। कि अगर आपकी फ्रेंचाइज जो है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस तो है, लेकिन फिर भी नेगोशिएशन जो होती है वो आपको करनी पड़ती है पेरेंट बैंक से। उनको तमाम चीज़ें अपने फ्रेंचाइज की बतानी पड़ती है, अवेयर करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वो आप उनके अंडर कंट्रोल होते हो। ठीक है। कॉस्टली लीगल एक्शन। ठीक है। लीगल एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इन द इवेंट दैट अ फ्रेंचाइजी रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट और प्रूव्स अनप्रॉफिटेबल, लीगल एक्शन मे बी रिक्वायर्ड विच कैन बी बोथ कॉस्टली एंड डैमेजिंग टू योर रेपुटेशन अमंग योर फ्रेंचीज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी ये बोल देती है कि भाई मुझे जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं कैसे दूँ, क्या करूँ, और उसका कुछ, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, लीगल एक्शन करती है पेरेंट कंपनी, और फिर इससे क्या होता है, कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है और रेपुटेशन भी खराब हो जाती है उस पेरेंट कंपनी की अमंग द अदर फ्रेंचाइजीज। वो समझते हैं, दूसरे फ्रेंचाइजी समझते हैं कि हो सकता है पेरेंट कंपनी ही कोई ना कोई मसले कर रही है, और अब हम भी इस कंपनी की फ्रेंचाइज को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इस तरह का लॉस भी फेस करने को मिल सकता है। ठीक है।
रेगुलेशंस की बात आती है तो ये भी एक डिमेरिट है कि फ्रेंचाइजीज आर रेगुलेटेड बाय स्टेट एंड फेडरल लॉ रिक्वायरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंचाइज डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एन अटॉर्नी। ठीक है, तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज इन सबको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक तरह से एक बाउंड्री हो जाती है जिसमें आपको रहते हुए अपने बिजनेस को जो है वो रन करना होता है, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर है ना डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज। ठीक है, होपफुली बेटा आपको यहाँ तक क्लियर होगी तमाम बातें। अगर आपको कोई इसमें इस टॉपिक में कोई डिस्कशन करना हो, कोई क्यूरी हो, सो यू कैन आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।